22 राजपूत मर्द और फिर गोलियों की आवाज और सबका सीना छल्ली और हर तरफ सिर्फ लाश ही लाश। 14 फरवरी 1981 दिन वैलेंटाइन डे का था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बेहमई गांव में उस दिन प्यार नहीं बल्कि हर तरफ मौत का मातम छाया हुआ था। एक 17-18 साल की लड़की खाकी वर्दी में, हाथ में राइफल और सर को संभालने के लिए, बालों को संभालने के लिए सर पर एक पट्टी, 22 मर्दों को एक कतार में खड़ा करती है और 5 मिनट के अंदर सब खत्म, हर तरफ केवल लाश ही लाश। और ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रिवेंज बन जाता है। एक 11 साल की उम्र में ब्याही गई बच्ची, एक गैंग रेप सर्वाइवर, दुनिया की सबसे खतरनाक डाकू आखिर कैसे बनी, और फिर जेल से निकलकर आखिर संसद तक का सफर कैसे तय किया। क्या दुश्मनी थी उनकी उन 22 राजपूतों से, जिसे कई लोग बैंडेड क्वीन कहते हैं तो कई लोग माँ दुर्गा का अवतार भी कहा करते थे। आज हम जानेंगे फूलन देवी की पूरी कहानी। However, her story of becoming the bandit queen is rarely ever discussed. आखिर कौन थी? चंबल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर फैला बीहड़, टूटी फूटी गलियां, कच्चे पक्के मकान, बेकार रास्ता और दूर दूर तक जंगल। और ये था डाकुओं का वो ठिकाना जहां पर लोग जाने से भी दिन के उजाले में खौफ खाते थे। आम लोग उनको अपनी भाषा में बागी यानी कि रेबेल्स कहा करते थे। और इन सारे डाकुओं में एक नया नाम शामिल हुआ था। 17-18 साल की लड़की जो सबसे मशहूर, सबसे खतरनाक और सबसे विवादित एक औरत थी, जिसका नाम था फूलन देवी। 10 अगस्त 1963 उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव गोरहा के पूर्वा में फूलन देवी का जन्म हुआ था। उस समय के दौर के हिसाब से ये लोग SC ST यानी कि निचली जाति में आते थे, जो मछुआरों का परिवार हुआ करता था, और उस समय ये लोग मछलियां पकड़ा करते थे। गांव पे राजपूतों और ठाकुरों का राज हुआ करता था। फूलन बचपन से ही बाकियों से अलग और बागी थी, बगावत उसके खून में थी। 10 साल की उम्र में जब उसके चाचा ने उसके परिवार की जमीन हड़पने की कोशिश की और जमीन पर लगे नीम के पेड़ को काटने की कोशिश की, तो 10 साल की फूलन जाके उस पेड़ से लिपट गई और कहा, इस पेड़ को तो मैं नहीं काटने दूंगी, ये हमारी जमीन है और ये नहीं कटेगा। और फिर मात्र 11 साल की उम्र में फूलन की शादी 40 साल के अधेड़ उम्र के आदमी के साथ हो जाती, उससे 3 गुना बड़े आदमी के साथ, जिसका नाम था कुत्ती लाल। ये शादी उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं बन गई थी। मारपीट, शारीरिक शोषण और यौन अत्याचार की वजह से वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि बहुत कम उम्र में फूलन भागकर अपने पति से अपने मायके आ गई। मर्दों के खिलाफ उसके दिल में नफरत कम उम्र से ही बढ़ने लग गई थी। उस समय में महिलाओं का इस तरीके से भागकर मायके आना बहुत बड़े श्राप के तौर पर देखा जाता था। एक भागी हुई पत्नी को समाज में कहीं कोई इज्जत नहीं मिलती थी, और इसीलिए फूलन की मां ने कहा था कि पति से भाग आने से तो अच्छा है कि तू कुएं में कूदकर मर ही जाती। और यहाँ से शुरू होता है वो सफर जो उसे चंबल के घाटियों तक ले गया। देखा जाए तो फूलन के परिवार ने कभी भी उसका साथ नहीं दिया। आपको कोई भी मीडिया स्टेटमेंट में फूलन की फैमिली उसके साथ नजर तो नहीं आएगी। 1979 के आसपास फूलन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसे एक डकैत गैंग ने किडनैप कर लिया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि फूलन खुद ही उस गैंग में शामिल हो गई थी, लेकिन किस तरीके से क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। इसके बारे में फूलन ने कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। अब सच चाहे जो भी हो, एक 13-14 साल की लड़की एक गैंग का हिस्सा बन गई थी। वो गाँव से निकल के चंबल के बीहड़ों में खो गई। गैंग का उस वक्त लीडर जो था उसका नाम बाबू गुज्जर था, और वो एक अपर कास्ट का डाकू था जो फूलन पर जुल्म करता था, उसके साथ बलात्कार कई बार करता। लेकिन उसी वक्त गैंग का जो सेकंड इन कमांडर था, जिसका नाम विक्रम मल्लाह था, जो फूलन की ही कम्युनिटी से आता था, और कहीं ना कहीं उसे फूलन पसंद आने लगी थी। वो अंदर ही अंदर फूलन से प्यार करता था, और बाबू गुज्जर का यो अत्याचार फूलन पे उसे रास नहीं आता था, और वो थोड़ा बहुत जितना कर पाता फूलन की हिफाजत किया करता था। एक दिन जब बाबू गुज्जर फूलन पर अत्याचार करने की कोशिश कर रहा था, तो विक्रम ने उसे गोली मार दी और बाबू गुज्जर की मौके पर ही मौत हो गई। और ऐसे विक्रम गैंग का नया लीडर बन गया। सब लोग उससे डरने लगे और फूलन उसकी प्रेमिका। इतिहास कहता है विक्रम ने ही फूलन को राइफल चलाना सिखाया और पीड़ित शोषित महिला से एक डकैत बनाया। दोनों ने मिलकर कई सारे गांव लूटे, अमीरों को किडनैप किया, कई सारे क्राइम किए। कहते हैं कि फूलन हर बार क्राइम के बाद दुर्गा माता का मंदिर जाती और वहां पे माँ का शुक्रिया अदा करती। फूलन कहीं ना कहीं खुद को दुर्गा माँ का रूप मानने लगी थी। और यहाँ से शुरू होता है फूलन की बदले की कहानी। फूलन ने अपना पहला बदला अपने पहले पति पुतीलाल से लिया।
वो गैंग के साथ फुतीलाल के गांव गई, सबके सामने उसे घसीट के घर से बाहर निकाला और पीटा और एक चिट्ठी छोड़ाई, जिस चिट्ठी में एक चेतावनी थी, जो भी बुढ़ा मर्द किसी छोटी बच्ची, छोटी लड़की से शादी करेगा उसका यही हाल होगा। अगर यहाँ पर देखें तो ये फूलन के अंदर का आक्रोश था जो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए वरदान साबित होने लगा था। फूलन ने अपनी आत्मकथा में कहा था कि विक्रम वो इकलौता आदमी है जिसने उसे कभी प्यार और इज्जत से पेश आया है। उसने उसे मांस का लोथड़ा नहीं बल्कि इंसान समझा है। सब ठीक चल रहा था, दोनों खुश थे, लेकिन फूलन की खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और गैंग के दो अपर कास्ट ठाकुर भाई, जिनमें से पहले का नाम था श्री राम लाल और दूसरा था लाला राम, जेल से छूटकर वापस आए और उन्हें ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि एक मल्लाह निचली जाति का आदमी आखिर गैंग का लीडर कैसे बन बैठा और उसने बाबू गुज्जर को आखिर कैसे मार दिया। और कहीं ना कहीं उनकी नजर फूलन पे भी थी और इसीलिए उन्होंने बदला लेने के लिए विक्रम मल्लाह को मार दिया। गैंग के अंदर कास्ट की लड़ाई शुरू हो गई, विक्रम मल्लाह मारा गया और उसको मारने के बाद फूलन को हिफाजत करने वाला कोई नहीं था और दोनों भाइयों ने फूलन को किडनैप किया और वो फूलन को उठा करके अपने गांव ले आए। फूलन दुश्मनों के बीच थी। सीताराम और उसके साथी उसे बेहमई ले आए और वहां फूलन को कई हफ्तों तक बेहिसाब जुल्म का सामना करना, बार बार बलात्कार किया जाता, गांव में से मारा पीटा जाता और इस वक्त फूलन की उम्र मात्र 17 साल थी। हिंसा इस हद तक थी कि एक बार गांव के मर्दों ने उसे नंगे गांव के कुएं से पानी भर के लाने पर मजबूर किया और सबके सामने नंगे बेइज्जत किया। महीनों की प्रताड़ना के बाद एक दिन फूलन के अंदर हिम्मत आई और किसी तरीके से वो एक रोज गांव से भाग निकली। गांव से भागने के बाद उसने विक्रम के पुराने साथियों से मुलाकात की और मिलकर एक नया गैंग बनाया। इस गैंग में ज्यादातर नए मल्लाह थे, नए लोग थे। ये भी कहते हैं इस गैंग के एक और मुखिया मान सिंह मल्लाह से उसे दोबारा प्यार भी हुआ, लेकिन अब फूलन की जिंदगी का बदला प्यार नहीं बल्कि केवल और केवल बदला था। अब फूलन इस गैंग की को लीडर थी और उसका मकसद था बदला। अब साल आता है 14 फरवरी 1981, जिसका जिक्र इतिहास में भी है। फूलन अपने गैंग के साथ पुलिस की वर्दी पहने, सर पे पट्टी बांधे बेमई गांव में घुसती और लाउड स्पीकर से कई बार ऐलान कराती कि श्री राम और लाला राम को हमारे सामने सौंप दिया जाए। वही दो लोग थे जिसने फूलन का अपहरण किया था और महीनों तक उसे प्रताड़ित किया था। कई बार अनाउंसमेंट होता है लेकिन वो दोनों बाहर नहीं निकलते और उसके बाद फूलन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपने साथियों को ये बोलती है कि इस गांव में लूटपाट मचाओ और उसके बाद लूटपाट मचाने के बाद उसके साथी 22 लोगों को इकट्ठा करके लाते हैं, 22 मर्दों को, 22 राजपूतों को, और नदी किनारे ले जा करके फूलन सबको लाइन से गोली मार देती है और 5 मिनट के अंदर वहां लाशों का ढेर फैल जाता है। ये भारत के इतिहास के उस दौर का सबसे बड़ा डकैत नरसंहार बन गया। एक दिन में फूलन देवी का नाम बीहड़ से निकलकर पूरे देश में गूंजने लगता है। लेकिन यहाँ भी दो बातें थी जिसका जिक्र आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा। अब इस बेमई नरसंहार के भी दो वर्जन है। कुछ लोग यानी कि कुछ आई विटनेस कहते हैं कि फूलन ने खुद गोली चलाई और 22 लोगों को खुद मारा। वहीं दो आई विटनेस कहते हैं कि फूलन तो वहां पर थी ही नहीं और लीडर ने केवल हुक्म दिया था, पर फूलन का इससे लेना देना नहीं है। अब आपको जानकारी दे दूं कि खुद फूलन ने हमेशा कहा है कि उसका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि खुलकर फूलन ने कभी इस बात को स्वीकारा नहीं है कि उस 22 लोगों की हत्या में उसका कोई लेना देना था या नहीं था। सच आज तक पूरी तरह किसी को भी नहीं पता, लेकिन जो भी था उस दिन के बाद फूलन का नाम चर्चा का विषय बन जाता है और तत्कालीन सरकार, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, फूलन को पकड़वाने के लिए एक बड़ा इनाम का भी घोषणा कर देती हैं। ये नरसंहार इतना बड़ा था कि उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ता है। फूलन पर 28 क्राइम्स के चार्ज लगे। पूरे देश की पुलिस उसको ढूंढ रही थी। उसको पकड़ने पर इनाम तक की घोषणा की गई थी। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, फूलन जिसे पुलिस या समाज सबसे बड़ा क्रिमिनल कहता था, वहीं उसकी जाति के लोग उसे दस्यु सुंदरी यानी कि ब्यूटीफुल बैंडेड क्वीन कहते थे। कुछ लोग उसको खुद दुर्गा का अवतार तक कहा करते थे। वो उनके लिए रॉबिन हुड थी जो अमीरों से लूट कर गरीबों को देती थी। बाजार में कई बार तो उसकी वर्दियों के गुड़ियों तक बिकते हुए नजर आए थे। अब 2 साल तक यूपी, एमपी और राजस्थान की पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई, ढूंढती रही। बीमारी ने उसे घेरा। उसके लोग, ज्यादातर जो उसके गैंग के हिस्से थे, वो धीरे धीरे मरने लगे बीमारी और भुखमरी की वजह से। और आखिरकार इंदिरा गांधी की सरकार ने एक नया रास्ता चुना और ये रास्ता था सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण का। किसी तरीके से फूलन देवी को काफी वक्त के बाद कन्विंस किया गया, लेकिन यहाँ पर भी फूलन देवी ने काफी चालाकी दिखाई और उसने कुछ शर्तें रखी अपने आत्मसमर्पण की। सबसे पहले तो उसने कहा कि उसे यूपी पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि बेमई यूपी में ही आता था। तो उसने कहा कि वो आत्मसमर्पण करेगी, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के सामने, यूपी पुलिस के सामने नहीं। उसकी कुछ शर्तें थी। किसी भी गैंग मेंबर को, जो उसके गैंग मेंबर थे, उसको फांसी नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी, 8 साल से ज्यादा की सजा नहीं होनी चाहिए। तीसरी, किसी को भी हथकड़ी नहीं लगवाई जाएगी और जो भी लोग जेल जाएंगे सबको 1 क्लास जेल मिलेगी। चौथे, उसके परिवार को जमीन और उसके भाई को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए।
पांचवा और सबसे खास कि वो पुलिस के सामने नहीं बल्कि महात्मा गांधी और माँ दुर्गा के प्रतिमा के सामने समर्पण करेगी, यानी कि वो पुलिस के सामने समर्पण नहीं करना चाहती, हथियार नहीं डालना चाहती। ये 5 शर्तें थी जो फूलन देवी ने अपने आत्मसमर्पण के लिए रखी थी। साल है 1983, 12 फरवरी। मध्य प्रदेश का भिंड गांव, जहां लगभग 8 से 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा है। एक मंच सजा है, मंच पे बैठे हैं मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, साथ में माँ दुर्गा की तस्वीर है और अचानक से गाड़ी आके रुकती है जिसमें से फूलन देवी उतरती है। वहां पे महात्मा गांधी की भी तस्वीर है। तस्वीर के सामने फूलन देवी अपने राइफल रखती है और माँ दुर्गा की प्रतिमा पर हार चढ़ाती है। दूसरा हार मुख्यमंत्री की तरफ चढ़ाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पुलिस उसको रोक लेती है। लेकिन फूलन देवी गुस्से से पूछती है कि आखिर मैं मुख्यमंत्री को हार क्यों नहीं पहना सकती, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि उसे पहनाने दो, जिसके पहनाने के बाद फूलन देवी आत्मसमर्पण करती है। सामने बंदूक, लोगों के सामने सर झुका करके प्रणाम करती है और इस तरीके से सबसे बड़े बैंडिट क्वीन का आत्मसमर्पण होता है। 8 से 10,000 लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय था कि आखिर क्या वाकई बैंडिट क्वीन समर्पण करेगी, और आत्मसमर्पण करेगी तो कैसे। सरेंडर की शर्तों में से एक शर्त थी कि 8 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो, लेकिन फूलन देवी को बिना किसी ट्रायल के 11 साल की जेल होती है। फूलन देवी की हालत जेल में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसको ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी हो जाता है, पेट में ट्यूमर होता है, यहाँ तक कि उसका एक ऑपरेशन तक भी होता है। 1984 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उसके सारे चार्जेस वापस ले लिए और उसे रिहा कर दिया। और उसी साल डायरेक्टर शेखर कपूर ने उसकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाई, बैंडिट क्वीन, जो माला सेन की किताब बैंडिट क्वीन पर आधारित थी, जो माला सेन ने फूलन देवी पर लिखा था। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, जिस फिल्म की वजह से दुनिया भर के लोग फूलन देवी को जानने लगे, उसी फिल्म से खुद फूलन देवी कभी खुश थी ही नहीं। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में फूलन देवी की जिंदगी को गलत तरीके से दिखाया गया है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने फिल्म को बैन करने तक की मांग की और कोशिश की थी। थिएटर के सामने उन्होंने आत्मदाह की धमकी दी थी और आखिर में फिल्म मेकर्स के साथ मिलकर उन्होंने समझौता किया, सेटलमेंट किया और आज ये फिल्म आप आराम से जाकर के देख सकते हैं। सीमा विश्वास ने काफी अच्छी एक्टिंग की है और आप ये फिल्म जरूर देखें, मैं रिकमेंड कर रही हूँ। और फिर आता है फूलन देवी की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट और हैरान कर देने वाला मोड़। 1986, एक डाकू, एक अनपढ़ औरत जिसे एक शब्द बोलना नहीं आता था, समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिलता है और मिर्जापुर से वो जीत भी जाती है और पार्लियामेंट तक पहुंच जाती है, यानी कि सड़क से संसद तक। सोचो, जिस औरत पर 48 क्रिमिनल केसेस हो, 22 लोगों की हत्याओं का आरोप हो, वो देश की संसद में बैठी थी और अपनी आवाज उठा रही थी। बेहमई की विधवाओं ने उनके खिलाफ विधवा रथ निकाला, बीजेपी ने उनके क्रिमिनल पोस्ट को लेकर उजागर किया, चर्चाएं हुई, फिर भी वो जीती और जीतने के बाद वो संसद तक पहुंची। उनकी कुछ बातें थी कि मैं गरीबों के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, बिजली, पानी लाना चाहती हूँ, मैं बाल विवाह रोकना चाहती हूँ, औरतों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जो किया जा सकता है मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन बेहमई का खून भूला नहीं गया था। 25 जुलाई 2001 दोपहर के 1:30 फूलन देवी अपने दिल्ली की कोठी 44 अशोका रोड से बाहर अपने गाड़ी से उतरती हैं और 3 नकाबपोश लोग आते हैं और उन पर धड़ाधड़ गोलियों से वार कर देते हैं। फूलन को टोटल 9 गोलियां लगती हैं, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस वक्त फूलन देवी की उम्र केवल 37 साल थी और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। हमलावर में एक का नाम था शेर सिंह राणा। उसने कुछ दिन बाद सरेंडर करके ऐलान किया कि उसने बेमई के 22 राजपूतों के मौत का बदला ले लिया और उसने 22 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए ही फूलन देवी को मारा। 22 साल बाद वो पुराना खून एक और खून में बदल गया। कास्ट का वो चक्र जो फूलन की जिंदगी से शुरू हुआ था, फूलन की जिंदगी के साथ खत्म हो गया। फूलन की जिंदगी के बारे में कई इंटरेस्टिंग चीजें। फूलन कभी भी मीडिया में बाइट नहीं देना चाहती थी। उनको डर लगता था कि कहीं उनके मुंह से गाली ना निकल जाए और इसीलिए आप उनका बहुत कम इंटरव्यूज देखेंगे। फूलन को सबसे ज्यादा फिल्में पसंद थी और उन्हें फिल्मों में सबसे ज्यादा शाहरुख खान पसंद थे। इंदिरा गांधी ने जब पहली दफा फूलन देवी की तस्वीर देखी थी तो कहा था कि ये उतनी खूबसूरत नहीं है। फूलन देवी की मौत के बाद संसद 2 दिन के लिए बंद कर दी गई। 2014 में शेर सिंह राणा को हत्या का दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई। उसकी मौत पर मुलायम सिंह यादव भाषण देते हुए संसद में काफी भावुक नजर आए थे। कई लोगों ने फूलन देवी की मौत पर अफसोस जताया था। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू कहता है कि वो एक हत्यारन थी जिसने 22 लोगों को मारा, लोगों को लूटा, ट्रेन लूटी, ना जाने क्या किया, कई औरतों को विधवा बनाया। वही एक पक्ष ये कहता है कि वो एक पीड़ित थी जिसने खुद के लिए आवाज उठाई, अपने लिए लड़ी और ना केवल अपने बल्कि
समाज में उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनके साथ गलत हो रहा था, बाल विवाह, उनके लिए भी आवाज उठाया और अमीरों से लूट कर गरीबों का पेट भरा। अब आप किस पक्ष का समर्थन करते हैं ये तो आप जाने और आप इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं कमेंट में आपका पक्ष जरूर जानना चाहूंगी। आपके हिसाब से फूलन देवी बैंडिट क्वीन थी या एक हत्यारन थी, एक औरत थी जिस पर खुद जुर्म हुआ और अपने जुर्म के लिए वो खड़ी हुई, या फिर वो माँ दुर्गा की अवतार थी? आपको क्या लगता है आप जरूर बताइए। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप हमारे दूसरे वीडियोस भी चेक कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, बहुत डिटेल वीडियोस पर काम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे और वीडियोस के लिए मेक सेंस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।